हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में भाई हम लोग अपने न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में भाई हम लोग कवर करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्किप नहीं किया जाएगा। ओके, फिर चाहे वो बेसिक क्वेश्चन ही क्यों ना हो। और इस प्रोजेक्ट के लिए भाई जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं ये आपका मेड इजी पब्लिकेशन का मेड इजी पब्लिकेशन का बुक है भाई। और ये आपका 2007 से लेके 2022 तक इसमें दिया हुआ है। अगर आप इस साल बुक खरीदते हैं तो मे बी उसमें आपका 2023 वाला भी एक तरीके से इंक्लूड हो जाए। तो आज के सेशन से भाई हम लोग इस न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे भाई। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे भाई जिनको लग रहा होगा सर आपने नोटिफिकेशन ये सब दिया नहीं है ना। तो भाई इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग 3 महीने पहले ही चैनल पे नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था। तो ये जो नोटिफिकेशन अपलोड किया गया भाई इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, तो वहां से आप नोटिफिकेशन वॉच कर लीजिएगा। उसमें आपका फी स्ट्रक्चर ये सब बताया गया है। फिर कहिए इस बुक को हम लोग कैसे कैसे कवर करेंगे, ये सारा का सारा चीज़ समझाया गया है। और इसमें भाई जो फ़ी है आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ओके ना, तो ये आप नोटिफिकेशन वॉच कर लीजिएगा, कैसे इनरोल करना है, क्या वैलिडिटी रहेगा, सब चीज़ इसमें बताया गया है। ऐसे कल जो है भाई आपका फिर से नोटिफिकेशन अपलोड किया जाएगा चैनल पे इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो कल तक आप वेट कर लीजिए, नहीं तो फिर ये नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करके भाई आप देख लीजिएगा, वही सेम नोटिफिकेशन कल अपलोड होगा। ओके ना, तो इस प्रोजेक्ट में भाई हम लोग का जो चैप्टर 1 है इसका थोड़ा सा इंडेक्स देखते हैं। तो यहाँ पे भाई आपका इंडेक्स मेंशन किया गया है। जो फर्स्ट चैप्टर है भाई इसमें टोटल आपका 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 8 यूनिट हैं। और चैप्टर 1 को हम लोग सीधे सीधे भाई कहेंगे ये मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल। और अगर आपने वी के मेहता वाला प्रोजेक्ट ज्वाइन किया होगा भाई, तो वी के मेहता वाले में आपका चैप्टर 1 to 16 ये पूरा का पूरा क्या था, बेसिक इलेक्ट्रिकल था भाई। सही बात है। तो अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो भाई ये यहाँ पे आपको जरा सा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अभी, क्योंकि भाई मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस डाले गए हैं, लेकिन फिर भी आप इतना मान के चलिए कि भाई 60 to 70% इनके क्वेश्चंस में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आपने इसको कंप्लीट कर रखा है तो। ठीक है, बाकी के 30% या फिर 25% कुछ नए क्वेश्चंस होंगे भाई जिसमें आपको एक टीचर का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट भले ही आपने पढ़ लिया है कितना भी डिटेल में, लेकिन जब तक आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे भाई तब तक वो दिमाग आपका सोच नहीं सकता कि भाई इसको ऐसे भी एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि वो कुछ नया चीज होता है भाई। तो 60 to 70% वाले क्वेश्चंस में आपको स्ट्रगल करना नहीं है, बस आपको यहाँ पे 25% से लेकर 35% वाले जो क्वेश्चंस होंगे भाई उसी में एक तरीके से यहाँ पे मेहनत करना है, फिर कहिए वही चीज़ आपके लिए नया होगा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा भाई, ये मान के चलिए 2 से 2.5 महीने के अंदर में, फिर कहिए मैक्सिमम 2 महीने के अंदर में कवर हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन भाई हम लोग अपने फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका बेसिक, जिसमें आपका टोटल 374 क्वेश्चन है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो सेकंड यूनिट है इसमें आपका 113 क्वेश्चन है, फिर आपका इसमें 236 93 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 251 102 क्वेश्चन। ओके ना, तो टोटल आप काउंट कर लीजिएगा इसमें कितना हो रहा है। ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी काउंट करके लिखा गया है भाई कि इस पूरे बुक में भाई टोटल 3758 क्वेश्चन है। ओके ना, 3758 क्वेश्चन भाई ये पूरा का पूरा कवर होगा। क्लियर हो गया, वो भी डिटेल में। इधर आपका बाकी के चैप्टर 5 चैप्टर 6 जिसमें हम लोग का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग यूटिलाइजेशन है, और इधर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका जनरल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट चैप्टर को भाई हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग इस फर्स्ट पेज को कवर कर लेंगे भाई। ओके ना, क्योंकि भाई एक स्टार्टिंग लेक्चर है तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कवर करेंगे, धीरे धीरे फिर हम लोग स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। और हर एक लेक्चर में भाई आपका 20 to 25 क्वेश्चन एक तरीके से कवर होगा।
डिपेंड करता है भाई कि किस तरीके का क्वेश्चन डाला गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि भाई एक क्वेश्चन को एक तरीके से बनाने में या फिर समझाने में, है ना, 1 घंटा लग जाए या फिर कहीं 40 मिनट लग जाए, क्योंकि वी के मेहता में जिस तरीके से हम लोगों ने कवर किया वही पैटर्न हम लोग का यहाँ पे चलेगा भाई। ओके, और एक चीज, जो बच्चे भाई मान लेते 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद इस तरीके से अगर प्रेशर डालते हैं कि सर एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है या फिर कहीं कैलेंडर रिलीज हो गया है ना, हमें कोई इस साल एग्जाम देना है, तो भाई वो सबसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग का यहाँ पे है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज को समझाया जाए। ओके ना, तो अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया भाई, सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ा हुआ है और आप सोचेंगे कि बस PYQ क्वेश्चन करके मैं एग्जाम निकाल लूंगा भाई, तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आप दूसरे को प्रेशर डालिएगा, है ना, तो कोई फायदा नहीं भाई, वो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बेटर होगा कि इसके लिए आप टाइम निकालें। ओके, क्योंकि भाई काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, प्लस मुझे एक्सप्लेन करके बताना भाई। ओके ना, तो टाइम लगेगा इसमें। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और जो बेसिक क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वी के मेहता को पूरा का पूरा डिटेल में कवर किया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर हो चुका है, मशीन कवर हो चुका है, पावर सिस्टम भी अबाउट टू फिनिश है भाई, है ना। तो जो बेसिक क्वेश्चन होंगे भाई, उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज। तो भाई हम लोग को पता है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पास कितने सारे कंपोनेंट हैं, रेजिस्टर हो गया, है ना, जिसका प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, फिर हम लोग का इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, है ना। तो भाई ये हम लोग को पता है, ये डायरेक्ट क्या करता है, करंट को अपोज करेगा। ये क्या करता है, रेट ऑफ चेंज, यानी अचानक से करंट के बदलाव में, है ना, आए हुए बदलाव को एक तरीके से अपोज करता है। और ये क्या है, एक तरीके से अचानक से वोल्टेज के बदलाव को एक तरीके से अपोज करता है भाई। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, वोल्टेज का जिक्र हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कैपेसिटर है भाई, है ना, कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, तो ये क्या करेगा, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को हमेशा अपोज करता है। वो अगर करंट होता तो भाई यहाँ पे इंडक्टेंस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग के पास यहाँ पे 2 हीटर है और दोनों के यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है। एक है 1000 वोल्ट का और ये 250 वोल्ट पे चलेगा, और दोनों का सेम रेटिंग है, ठीक है। और इन दोनों हीटर को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई पे। अब आपको यहाँ पे टोटल पावर बताना भाई। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई हीटर का मतलब क्या, हम लोग इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मान लेते मेरा पहला हीटर हो गया, ये मान लेते भाई मेरा दूसरा हीटर हो गया, और ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने एक AC सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है। AC सप्लाई का वोल्टेज लेवल क्या है, 250 वोल्ट। और क्योंकि भाई ये रेजिस्टिव लोड है तो हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे रेटिंग की बात करें भाई, तो रेटिंग दिया हुआ है, दोनों का द सेम रेटिंग है, H1 इक्वल टू H2, यानी हीटर 1 इक्वल टू हीटर 2 का जो रेटिंग है सेम है, दोनों 1000 वोल्ट के हैं। और ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है भाई, ऑपरेटिंग वोल्टेज है आपका 250 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पे पावर पूछा भाई कि ये सर्किट जो है टोटल पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे टोटल पावर की बात करें तो क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है भाई, क्योंकि ये एक रजिस्टिव लोड है ना भाई, तो इसको डीसी सर्किट एज्यूम करें या फिर एसी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग को पावर का फॉर्मूला पता है भाई, एक तो है V²/R, और R मतलब टोटल रेजिस्टेंस है, फिर ये R इक्विवेलेंट, या फिर आप ऐसे कर लीजिए I² इनटू टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाइए, फिर ये वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों जगह मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे पावर रेटिंग दिया हुआ है हीटर का, तो भाई हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक हीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस ऑफ हीटर 1, तो भाई हम लोग को फॉर्मूला पता है, पावर इक्वल टू होता है, क्योंकि पावर रेटिंग के हिसाब से चलेंगे। पावर रेटिंग में क्या दिया, वॉट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V²/R होता है भाई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, रेटिंग से मेरे को यहाँ पे पावर पता है और वोल्टेज पता है, तो R नहीं निकल जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। वोल्टेज कितना है आपका 250 वोल्ट, और स्क्वायर है तो 250 गुना 250 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय पावर हो जाएगा आपका 1000 वोल्ट। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, इसको 4 बार में काट देते, कितना आ जाएगा आपका 250/4, ठीक है, इतना ओम आ गया। अब भाई क्योंकि जो दूसरा हीटर है भाई, इसका भी तो पावर रेटिंग सेम ही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड हीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा भाई वो भी सेम ही आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ
हीटेड टू, ये भी आपका इतना ही आएगा भाई। क्लियर हुआ? तो हम लोग को इसका और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल गया भाई। यहाँ पे लिख देते हैं 250/4 ओम, ये भी आपका 250/4 ओम। तो हम लोग यहाँ से भाई करंट निकाल सकते हैं, सर्किट के अंदर कितना करंट बहेगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R इक्वलेंट। वोल्टेज कितना है यहाँ का 250, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 250/4 प्लस 250/4 है ना, एलसीएम ले लेंगे 4 तो क्या हो जाएगा 500/4। क्लियर हुआ? इसको हम लोग यहाँ से साइड करके लिखते हैं, इधर ले आते हैं भाई इसको। I इक्वल टू कितना हो जाएगा 250/500 और 4 ऊपर आ जाएगा। तो भाई ये 2 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 2 एम्प आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर भाई जो करंट बह रहा है ये 2 एम्प हम लोगों को पता चल गया है। तो हम लोग यहाँ पे अब पावर निकाल लेंगे, जो टोटल पावर आएगा I स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट एफ का ये टोटल रेजिस्टेंस। तो I कितना है मेरा 2 का स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना भाई, दोनों का सम। तो दोनों का सम मतलब क्या 250/4 प्लस 250/4। क्लियर हुआ? तो भाई इसको जोड़ें कितना हो जाए 500/4, 500/4। इसको आप सॉल्व कर लिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुना 500/4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 500 वॉट। ये दोनों हीटर जो है भाई 500 वॉट एक तरीके से पावर को कंज्यूम करेंगे। अब देखिए ये तो पूरा का पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन बताया भाई। अब एग्जाम में, क्योंकि भाई एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे आपको टाइम का एक तरीके से लिमिट रहता है। तो आप ध्यान से समझिए, इसको हम लोग कैसे बिना इतना सॉल्व किए सॉल्व कर सकते हैं। आप समझिए भाई कि दोनों हीटर को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ सीरीज में लगा रखा है। ये सब के लिए ये सब थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ भाई। शॉर्टकट को आप समझिए कैसे हम लोग टाइम को यहाँ पे मैनेज करेंगे। अब देख रहे हैं भाई दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और दोनों का पावर रेटिंग सेम है। इसका मतलब क्या, और हम लोग को पता है कि सीरीज में जो है वोल्टेज हम लोग का क्या होता है डिवाइड होता है। सही बात है। तो अब देखिए कि भाई इसका जो एक्चुअल रेटिंग कितना है कि भाई 250 वोल्ट अगर आप देंगे तो 1000 वाट पावर कंज्यूम करेगा। सही बात है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि भाई सीरीज में दोनों लगने के कारण क्या हो गया है कि भाई इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये आधा आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम रेटिंग है। समझ में, सेम रेटिंग बोलिए, फिर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ना भाई। ये भी 250/4 ओम था, ये भी आपका 250/4 ओम है। क्लियर हो रहा है? तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पे टोटल वोल्टेज अप्लाई किया वो आधा आधा ये बढ़ जाएगा इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास वोल्टेज कितना आ रहा है 250 का आधा कर लीजिए 250/2, और यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है 250/2। क्लियर हुआ? तो क्योंकि वोल्टेज ही आपका आधा हो चुका है तो सीधी सी बात है भाई ये पावर कितना कंज्यूम करेगा 1000 वाट का आधा, वोल्टेज आधा, तो भाई पावर भी एक तरीके से आधा कंज्यूम करेगा ना, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला पकड़िए ना ये वाला, पावर इक्वल टू क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है ना? तो ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं भाई। वोल्टेज आधा हो गया तो यहाँ पे देखिए ऐसे निकल जाएगा ये। अगर आप एक हीटर का देखते हैं कितना पावर कंज्यूम कर रहा है V²/R हो जाएगा। तो R तो हम लोगों ने ऑलरेडी रेटिंग से निकाल रखा है। वोल्टेज कितना है इसके पास 250/2 गुना 250/2, और इसका जो रेजिस्टेंस कितना था इसका, ये था भाई आपका 250/4, यही था ना। तो भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर में कितना हो जाएगा 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 4 ऊपर चला जाएगा और ये 250 आपका इधर आ जाएगा, एक से एक खत्म हो जाएगा, एक से एक खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 250 वाट। क्लियर हुआ? और ये भी आपका 250 वाट ही एक तरीके से। और एक चीज समझिए भाई, यहां पे आप देखिए ना पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है ना? तो वोल्टेज अगर आधा हो गया तो सीधी सी बात है स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है। तो भाई वोल्टेज अगर आधा हो गया तो पावर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से सोचना भाई, एक चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो हर तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपेयर रहना है, जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो, प्लस शॉर्टकट में हम लोग कैसे सोचेंगे वो। बाकी फ्री टाइम में आप इसको जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे भाई और किस तरीके से सोचा जा सकता है ना, उतना ज़्यादा आपके पास मेथड बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं भाई। इसको हम लोग रो से, जैसा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना R = रो,
L अपॉन एरिया, तो भाई इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग को पता है ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है भाई। मटेरियल क्या है मतलब क्या, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, तो भाई कॉपर का अलग रेजिस्टिविटी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि लेंथ और एरिया के ऊपर। तो सीधे सीधे आपका कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, नहीं किस चीज से बना हुआ है, ये कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, ओके, या फिर कहिए आपका टंगस्टन का है, मैग्नीन का है। अब आगे बढ़ता है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, यानी हम लोग के पास एक वायर है भाई, मान लेते हैं हम लोग के पास एक वायर है और इसका रेजिस्टेंस जो है आपका 10 ओम दिया हुआ है। आगे बोलता है कि इस वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी इसको खींच रहे हैं भाई। इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, इसका रेजिस्टेंस अब आपको बताना है। अगर 1/10 खींच देते हैं तो इसको हम लोग मिटाते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे केस को एक तरीके से समझेंगे। फर्स्ट केस में, केस 1 में भाई हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास एक मान लेते हैं वायर था, इसका लेंथ मान लेते हैं L1 है और इसका जो एरिया भाई मान लेते हैं A1 है, और इसका जो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि भाई दोनों केसेस में क्योंकि सेम वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो सेकंड केस जो बनेगा हम लोग का, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि वायर को खींच दिया गया है तो उसका लेंथ लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा पतला हो जाएगा भाई, क्योंकि सेम वायर को खींचेंगे तो पतला हो जाएगा ना, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा, लेकिन इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, क्योंकि खींच दिया भाई, यानी पतला हो गया, पतला हो गया मतलब क्या, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी चेंज हो जाएगा, यानी एरिया भी मेरा A2 हो जाएगा, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होगा रो, क्योंकि भाई ये मटेरियल पे डिपेंड करता है तो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस के लिए लिखें कि भाई मान लेते हैं फर्स्ट केस में जो R1 है क्या है मेरा, रो L1 अपॉन A1, क्लियर हो गया, और इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ क्वेश्चन में 10 ओम। सेकंड केस में देखिए जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, रो इनटू L2 अपॉन A2, क्लियर हुआ। तो भाई बस यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट केस का इक्वेशन बन गया और ये मेरा सेकंड केस का इक्वेशन बन गया, ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को यहाँ से पता है भाई एक चीज, क्वेश्चन में मेंशन किया गया भाई जो इसको खींचा गया है ना, यानी जो मेरा L2 होगा क्या हो जाएगा, अब लैंग्वेज को पकड़ना आना चाहिए भाई। यहाँ पे क्या बोला है, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, मतलब खींचा गया है, बस इतना बेसिक समझिए। अगर जैसे भाई जिनका इंग्लिश वीक है ना, या फिर कहिए कन्वर्ट करने में दिक्कत होता है, आप कॉमन सेंस लगा भाई, खींचा गया, खींचा गया इसका मतलब क्या, लंबाई बढ़ा होगा पहले से, लंबाई बढ़ा होगा, पहले कितना था भाई, L1 था, अब कितना हो गया, तो भाई L1 का 1/10, क्लियर हुआ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई L1 इंटू 1/10 कर देंगे बस, तो भाई आपने L1 को 10 से भागा दे दिया एक तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर दिया, मतलब और छोटा हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है कि स्ट्रेच किया गया है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना आप जो एक्शन ले रहे हो उसके हिसाब से, आप सिर्फ और सिर्फ ये लिख देंगे L1 इंटू 1/10, तो भाई ये तो आपने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका लेंथ और छोटा हो जाएगा। तो कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, इंग्लिश अगर आपका सही नहीं है तो पहले मेरा L1 था, अब क्या हो गया, L1 का भाई हम लोगों ने 1/10 खींच दिया, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ L1 अपॉन 10, तो एलसीएम ले लेते हैं 10, क्या हो जाएगा ये 10L1 प्लस L1 क्या हो जाएगा 11L1 अपॉन 10। ये मेरा भाई एक्चुअल लेंथ आ गया, इतना लेंथ मेरा क्या हो गया, बढ़ गया है। अब अगर हम लोग एरिया की बात करें भाई, क्योंकि एरिया चेंज हो गया ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे मोटा वायर थे पतला वायर हो गया, तो हम लोग को पता है भाई कि जो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कहने मतलब क्या होता है कि भाई अगर ये पेन है तो अगर ये इतना भी मोटा है, मैं खींच दूंगा, ऐसे खींचने के बाद मान लेते भाई ये ऐसा हो गया, मान लेते हैं ऐसा हो गया, ठीक है, ये देख रहे हैं मोटा है, या फिर ये वाला पेन ले लेते हैं, ऐसा हो गया, ठीक है, तो सीधी सी बात है ये पतला हो गया, लेकिन इसका लंबाई बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। तो वॉल्यूम के लिए अगर देखें यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, है ना, तो आप लिख लीजिए नोट्स में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो उस बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता है भाई, क्योंकि ये सिलेंडर है ना, वायर क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल का क्या एक तरीके से वॉल्यूम का फॉर्मूला भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच मस्ट बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। एच क्या होता है, सिलेंडर का हाइट, इसको H1 कर लीजिए, H2 कर लीजिए। तो अब देखिए भाई अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर बनाऊं तो ये तो सिलेंडर है, ऊपर में देखिए क्या होता है, सर्कल होता है भाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट, और ये जो h है, h क्या है, ये हाइट होता है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक,
क्लियर हो गया h1। तो h को हम लोग लेंथ भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेंथ ही तो होगा भाई, समझ में आया, ये लेंथ ही तो होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, ये a1 है और h1 क्या है मेरा, ये L1 को बोला जाता है, लेंथ होता है भाई, और ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मेरा a2 हो जाएगा इंटू L2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे हम लोग इस फॉर्मूले पे आते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बुक में आपका डायरेक्ट लिख देगा a1 इंटू L1 इक्वल टू a2 इंटू L2, लेकिन इसका मतलब समझिए क्या होता है। तो अब हम लोग को पता है भाई कि यहाँ से मेरे को a2 चाहिए, तो a2 क्या हो जाएगा बताइए, a2 इक्वल टू हो जाएगा a1 इंटू L1 अपॉन L2, समझ में आया। तो ये मेरा a2 आ गया यहाँ से। तो अब हम लोग, क्योंकि मेरे को r2 का वैल्यू चाहिए, तो r2 में आते हैं। तो r2 इक्वल टू क्या है भाई, रो इनटू L2 का वैल्यू, देखिए L2 का वैल्यू ये है मेरा, अभी जस्ट निकाला ना हम लोगों ने L2, तो L2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालते हैं भाई, ये वाला फॉर्मूला है ना, रो L2 अपॉन a2 था। तो भाई हम लोग यहाँ से L2 का वैल्यू पहले डालते हैं, L2 का वैल्यू डालते हैं 11 इंटू L1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई a2, a2 का वैल्यू क्या ही है, a1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय L2। ओके, अब ये जो L2 है भाई, इस L2 का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे, लास्ट में डालते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये L2 मेरा ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, R2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका रो इंटू 11 अपॉन 10 इंटू L1 इंटू L2, और ये वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a1 इंटू L1। क्लियर हुआ, ये L1 से ये L1 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, R2 इक्वल टू रो इंटू L2 है ना, यहाँ पे देखिए L2 है, ठीक है, 11 इंटू L2 इंटू 10 इंटू a1। L2 का वैल्यू फिर से डालते हैं भाई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे L2 का वैल्यू डालना था, लेकिन मैंने सॉल्व करके फिर लास्ट में इसको डालूंगा। तो L2 का वैल्यू मेरे को पता ही है 11 इंटू L1 अपॉन 10। यहाँ पे फिर से पुट करते हैं, रो इंटू 11 इंटू L2 का वैल्यू डालिए, क्या आपका 11 इंटू L1 अपॉन 10, और नीचे जैसे वैसे का वैसे रहेगा 10 इंटू a1। तो अगर आप देखें ध्यान से तो भाई ये वाला क्या हो जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू L1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये वाला नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू a1। तो भाई यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 121, 11 गुना 11 यानी 11 का स्क्वायर 121 बटा ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या बचा, रो इंटू L1 अपॉन a1। क्लियर हुआ। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है, ये मेरा R2 है भाई। तो अगर आप ध्यान से देखें इस वाले टर्म को, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो भाई ये क्या है, रो इंटू L1 अपॉन a1। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे रो इंटू L1 अपॉन a1 क्या है, ये मेरा R1 के बराबर है, और इस R1 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में कि भाई 10 ओम है। तो यहाँ पे भाई ये जो आया है हम लोग का रो इंटू L1 अपॉन a1, इसके जगह मैं R1 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा R1, और इस R1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 ओम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई R1 मेरा 10 ओम है। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाए, कितना आ जाएगा आपका, एक डिजिट के बाद यानी 12.1 ओम। 12.1 ओम जो होगा भाई मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर आप इसके वायर को क्या कर देते हैं, खींच देते हैं 1/10 से। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब भाई जहां जहां मेरे को लगेगा कि भाई यही सेम क्वेश्चन में और क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वो भी मैं आपको पैरेलल में बताते चलूंगा, क्योंकि भाई ये हम लोग का एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। तो अभी जैसे इस क्वेश्चन को तो भाई आपने समझ लिया और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन का देखिए कितना सारा एक तरीके से पैटर्न बनता है। इसलिए मैंने आपको बोला है भाई कि जो वी के मेहता को जो लाइटली लेते हैं ना, कि भाई वी के मेहता कर लेंगे है ना, भाई जितना मेहनत मैंने वी के मेहता में किया ना, अगर आप सीरियसली अगर आप पढ़ेंगे नोट्स बना करके, भाई आपको कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें भाई क्वेश्चन नंबर 65 सेम क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, और अगर आप देखें यहाँ पे
ये जो SSC JEE वाला है ये कब पूछा गया क्वेश्चन? 2010 में पूछा गया भाई, क्लियर हुआ। और यही सेम क्वेश्चन देखिए 65 में, इसका भी हम लोगों ने सॉल्व किया 12.10, क्लियर हुआ। इसी तरीके का भाई, इसी तरीके से जो हम लोगों ने हीटर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये देखिए 64, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, अब बल्ब लिखिए फिर हीटर बोलिए भाई, सीधी सी बात है। बल्ब को भी हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, हीटर को भी हम लोग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस, तो अभी जस्ट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया मैंने आपको। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं भाई, इसमें इस वाले क्वेश्चन में आइए आप, इसको मैं ऐसा हटाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में आइए कि भाई सेम पैटर्न पे और कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस अभी R0 है और उसको फिर से क्या किया, स्ट्रेच किया गया, यानी खींचा गया है, टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ का n टाइम्स तब तक, मतलब उतना लंबा ना हो जब तक खींचते रहना है इसको। तो हम लोग को बताना है रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई। तो सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये लैंग्वेज बस चेंज कर दिया है, यहाँ पे n टाइम्स कर दिया भाई। तो अगर हम यहाँ पे लिखे कि भाई फर्स्ट केस में, इसको लिखते हैं इसी तरीके से, केस 1, अब मैं डायग्राम बना के नहीं करूंगा, अब सीधे सीधे समझिए, R1 इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1 होगा, क्योंकि फर्स्ट केस में भाई हम लोग का एक वायर है जिसका लेंथ होगा L1 और कुछ एरिया होगा A1, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोगों ने क्या किया सेकंड केस में, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया इसको पकड़ के, और कब तक खींच रहे हैं, जब तक कि भाई इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, n, मतलब इसका जो लेंथ है वो n टाइम्स ना हो जाए, यानी इस बार जो L2 होगा मेरा क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ L1। इसको आप लिखिए ऐसे, ऐसे लिखेंगे ना, n टाइम्स ऑफ L1, समझ में आया। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है भाई, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा लेंथ हो गया, और सीधी सी बात है लेंथ इतनी लंबा होगा तो एरिया से चेंज हो जाएगा भाई, ये हो गया A2। तो यहाँ पे जो हम लोग का R2 बनेगा क्या बन जाएगा, रो इंटू L2 अपॉन A2। अब मेरे को L2 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है, और A2 चाहिए, तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर देंगे, यानी A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2। तो भाई मेरे को A2 चाहिए, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इंटू L1 अपॉन L2। A2 का और L2 का वैल्यू इसमें डाल देते हैं भाई, R2 इक्वल टू रो इंटू L2 का वैल्यू डालते हैं यहाँ पे n टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाय A2। A2 का वैल्यू हम लोग क्या है, ये वाला वैल्यू है, डाल देते हैं यहाँ पे A1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय L2, और L2 का वैल्यू फिर से हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, लास्ट में डालने से अच्छा यहीं पे पुट कर देते हैं। L2 का वैल्यू हम लोग का ये है n इंटू L1, तो भाई ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, R2 इक्वल टू रो इंटू n इंटू L1, और ये ऊपर चला जाएगा n इंटू L1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू L1। तो भाई ये से ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L1 अपॉन A1, और ये n मिलके क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 इक्वल टू, और इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, R1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस का जो रेजिस्टेंस था ये तो था रो इंटू L1 अपॉन A1। तो ये हम लोग का ये जो सर्कल में डाला है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं R1, और ये हो जाएगा हम लोग का n स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे n स्क्वायर ऑफ R1। और बुक में यहाँ पे R1 क्या था, R1 को इसने R0 मान रखा था भाई, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू R0। क्लियर हुआ फर्स्ट आंसर। तो ये सब आपको भाई क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन में भाई अगर रेजिस्टेंस से क्वेश्चन बनेंगे तो भाई इसी तरीके क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला आपका क्वेश्चन एक तरीके से डाला जाता है। इसी पैटर्न के ऊपर भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन हम लोग के पास यहाँ पे एक वायर है भाई, और लिखा है इफ अ वायर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस। यानी हम लोग के पास फर्स्ट केस में, केस 1, एक वायर था। अब वायर है तो सीधी सी बात इसका लेंथ होगा और कुछ इसका एरिया होगा, और रेजिस्टेंस बाई रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा फर्स्ट केस का।
सेकंड केस में क्या बोला गया है कि भाई इसको हम लोगों ने फिर से रिकास्ट किया है, इसको मेल्ट किया है और फिर से इसको ढाला है ना। तो रिकास्ट करके क्या, अगर इसका जो लेंथ है भाई ये क्या हो गया, इस बार आधा हो गया, सीधे सीधे हाफ हो गया। यानी हम लोग आप लिखते हैं कि भाई सेकंड केस में क्योंकि आधा हो गया इसका मतलब क्या, वायर अब पहले से इसका लंबाई कम हो गया, यानी मोटा हो गया होगा पहले से, समझ में आ रहा है। तो उसका अभी भी एरिया क्या होगा, बदल गया होगा और लेंथ भी इसका बदल गया होगा। तो अगर हम लोग R2 की बात करें, रो इनटू L2 अपॉन A2 हो जाएगा। तो L2 यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हो भाई, आधा हो गया, यानी आधा मतलब क्या 1/2, यानी L1 का आधा, 1/2 मतलब 0.5 L1 हो चुका है भाई। और क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बराबर रहेगा तो अगेन हमने आप लिखते हैं वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, यानी A1 इंटू L1 मस्ट बी इक्वल टू A2 इंटू L2। तो यहाँ से A2 निकाल लेते हैं, A1 इंटू L1 अपॉन L2। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं भाई, R2 इक्वल टू रो इंटू L2 का वैल्यू मेरे को पता है 0.5 L1, A2 का वैल्यू मेरे को पता है A1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2। L2 का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट डाल देते हैं भाई 0.5 L1। तो यहीं पे हम लोग काट देते हैं इसको, L1 से L1 खत्म हो जाएगा और ये 0.5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 0.5 L1 इंटू 0.5 और नीचे में हो जाएगा आपका A1। सो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम लोग, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिखते हैं। R2 इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1 और ये 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 2 डिजिट के बाद यानी 0.25 ऐसे। और इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट केस वाला रेजिस्टेंस लिख सकते हैं ना, R1 लिख सकते हैं। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू 0.25 और ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन देखिए क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे पॉइंट को हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका R2 इक्वल टू R1 अपॉन 4, ये आ जाएगा भाई 1/4 टाइम जो है रेजिस्टेंस मेरा कम जाएगा। तो ये टाइप्स होते हैं भाई। आई होप कि इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आएगा आपके एग्जाम में, आप बना लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, और इस पेज को हम लोग न्यू पेज में लेकर आते हैं। तो जितना होगा भाई हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा एक भी क्वेश्चन मिस ना हो हर एक टाइप्स के। तो पहला क्वेश्चन देखिए भाई, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग के पास 2 बल्ब दिए हुए हैं, एक 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरा आपका 100 वाट 110 वोल्ट। अब आपका इनका रेशियो बताना है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज लिखा होगा, अभी पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रेशियो बताना है, ठीक है। किसका रेशियो? रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हम लोग को पता है भाई पावर इक्वल टू होता है V² अपॉन R, क्योंकि रेटिंग के हिसाब से हम लोग 2 ही चीज़ दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दिया हुआ भाई। तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो पहले हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे, फिर एग्जाम में कैसे इसको शॉर्टकट किया जाता है उस पर देखेंगे भाई। तो केस 1 के लिए या फिर कहिए बल्ब 1 के लिए हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट लैंप, इसका रेटिंग कितना दिया हुआ है 100 वॉट और ये है आपका 220 वोल्ट। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा V² अपॉन P। V कितना है भाई आपका 220 गुना 220 डिवाइडेड बाय P कितना है आपका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं क्योंकि कटिंग करने में हम लोग को ईजी होगा भाई। इतना ओम आ गया R फर्स्ट लैंप का, इसको 1 कर लेते हैं, लैंप 1 का। उसी तरीके से सेकंड लैंप की बात करें, सेकंड लैंप, तो भाई इसका रेटिंग कितना है, ये भी 100 वाट का है, लेकिन वोल्टेज लेवल इसका कम है भाई 110 वोल्ट है। यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं V² अपॉन P, और ये R2 रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो V कितना हो जाएगा आपका 110 गुना 110 डिवाइडेड बाय 100 वाट, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 इंटू 11। अब यहाँ पे भाई एक लाइन लिखा हुआ, जैसे रेशियो आप निकालेंगे तो आप 2 तरीके का रेशियो निकाल सकते हैं। R1 अपॉन R2 करेंगे तो भाई क्या आएगा, R1 का वैल्यू है मेरा 22 गुना 22 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11। ये 2 बार में, ये 2 बार में, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 1। एक तो ये रेशियो आएगा, और एक रेशियो ऐसे भी तो हो सकता है R2 अपॉन R1,
R2/R1 होते क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो एक तो ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा भाई, है ना। यानी 4:1 चूज करेंगे या फिर कहिए भाई 1:4 चूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ रहेगा आपका, देख रहे हैं या ना। कुछ नहीं तो भाई 4:1 हो गया ना, और ये क्या है 1/4 यानी 1:4 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इस लैंग्वेज को समझने में कंफ्यूजन कर दिया ना तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी इस क्वेश्चन का भाई सबसे पहले मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन एक तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग इसको इंग्लिश में समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ भाई, इंपोर्ट करना है। देखिए भाई यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया गया है, लिखा है ना 100 वॉट टू 20 वोल्ट लैंप के प्रतिरोधों का, फिर दूसरा लैंप दिया हुआ 100 वॉट 110 वोल्ट लैंप के प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है ना। तो अगर आपके पास लैंग्वेज इशू हो रहा है भाई तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा इंग्लिश को फिर हिंदी में एक तरीके से कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। तो आप कन्वर्ट करके ज़्यादा बेटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, और रियलिटी बता रहा हूँ भाई, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे दे दिया भाई कि इसका यानी ऊपर वाले का रेशियो लेंगे, यानी फर्स्ट लैंप का हम लोग कितना आया था, रेजिस्टेंस फर्स्ट लैंप का कितना था 22 × 22, क्योंकि यहाँ पे लिखा टू डैट ऑफ, मतलब पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा भाई, ये हो जाएगा आपका 11 × 11। तो भाई 2 बार में और ये 2 बार में, तो सीधे कितना आ जाएगा 4:1। 4:1 नहीं दिया तो 4 लिखेंगे सीधे सीधे। कभी कभी क्या होता है ना भाई, लैंग्वेज यहाँ पे बदल देगा। लैंग्वेज क्या बोला, पहले ये वाला लिखना है फिर ये वाला लिखना है, नहीं यहाँ पे आप क्या करेंगे सेकंड बल्ब का फर्स्ट के साथ, यानी 11 × 11 डिवाइडेड बाय 22 × 22। तो यहाँ पे आप करेंगे 1/4 आएगा, ठीक है, यानी डी ऑप्शन होगा। तो लैंग्वेज ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। लैंग्वेज के चलते आपका बना बनाया फिर ये पूरा मेहनत, और ऐसे क्वेश्चन को जो आप गलत करके आते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। इतना रिग्रेट होगा कि आप 2 दिन तक भाई एक तरीके से स्ट्रेस में रहेंगे भाई, ये कैसे हो गया ये। तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, मतलब जो जो गलती आप करेंगे भाई वो चीज़ मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, ये सब आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हम लोग पास 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, नेट कैपेसिटेंस बताना भाई। तो सीधी जब पैरेलल में होता है तो इस ऐड हो जाता है सीधे सीधे, है ना, ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा भाई। तो 10 है तो 4 लगा ना, टोटल 10 के, तो सबको जोड़ देंगे। अब ये ऐड ही क्यों होता है भाई, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई एक चीज़ समझिए, आपका जो एग्ज़ाम है ना भाई वो 2 चीज़ों से निकलता है। सबसे पहला कि भाई आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, यानी समझिए कि कॉन्सेप्ट कैसा है भाई, आपका जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं भाई कि सेम क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाए फिर एग्जाम में पूछा जाए, ओके ना। तो जब तक आप फंडामेंटल चीज़ों को क्लियर नहीं रखेंगे तब तक आप भाई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो फंडामेंटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रैक्टिस, कितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, क्या होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन भाई पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर कोई चैप्टर है तो भाई इस चैप्टर में मान लेते हैं 10 कॉन्सेप्ट है या फिर कहिए 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट से भाई मान लेते हैं मैक्सिमम आपका 10 क्वेश्चन बन रहा है, फिर 15 क्वेश्चन बन रहा है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना, जो अभी हम लोगों ने ये रजिस्टर वाला क्वेश्चन देखा भाई कि लेंथ को बढ़ाया जा रहा है घटाया जा रहा है ना। तो भाई आपने देखा कि उस कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज़्यादा उसमें क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चंस भाई कोई भी पैदा नहीं करता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप समझिए आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा हाई रहेगा। और दूसरा है कि भाई आपका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अब हमेशा ये ऐड ही क्यों होता है ये चीज़ समझिए। हम लोग को पता है भाई कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है भाई एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। और अगर कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल पता होगा भाई, हम लोगों को पता है इसमें कुछ नहीं, 2 प्लेट होते हैं इस तरीके के, सही बात है। इसको हम लोगों ने इस तरीके से जोड़ दिया। मान लेते हैं दोनों जो हैं पहले न्यूट्रल थे। न्यूट्रल मतलब क्या, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा यानी जितना इसमें प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। बैटरी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना भाई। तो जैसे हम लोगों ने इसको यहाँ पे पॉजिटिव से जोड़ दिया तो भाई क्योंकि ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करके, यानी
इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना भाई, ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बैटरी फिर क्या करेगा, धकेल करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जमा करते जाएगा। यही तो कैपेसिटर का एक तरह, जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होता जाएगा उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होता चला जाएगा। और क्योंकि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसका मतलब क्या, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नहीं उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज होते चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज होते चला जाएगा, और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज होते चला जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, दोनों प्लेट क्या हो रहे हैं एक तरीके से, यहां से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को खींच कर क्या कर दिया, इसमें जमा कर दिया। अब जैसे मैं यहां से बैटरी हटाऊंगा तो मेरे को एक चीज बताइए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोगों ने जबरदस्ती भेजा था बैटरी के थ्रू, क्योंकि बैटरी हम लोग क्या कर रहा था, एक्सटर्नल वर्क कर रहा था भाई, समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या किया, इस प्लेट का सारा इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसमें दे दिया। तो भाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ये स्टोर करके रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, बोलिए। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, चार्ज, है ना। तो वही है भाई कि कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज को स्टोर करने का कितना ताकत है इसके पास, और ये किस पे डिपेंड करता है, C इक्वल टू कितना होता है, एरिया अपॉन थिकनेस ऑफ डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है वो, समझ में। जितना दूरी बढ़ा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये वो इलेक्ट्रॉन को फिर खींच नहीं पाएगा उतना ताकत से, क्लियर हुआ। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, प्लेट के एरिया के ऊपर, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ा देंगे, जितना बड़ा प्लेट यूज करेंगे उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं भाई। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए भाई। और आपने देखा भाई कि हम लोगों ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच के इसमें दे दिया, तो ये जब तक यहाँ से हम लोग कंप्लीट पाथ नहीं देंगे, क्योंकि बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है भाई, इधर बीच में मेरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ जंप नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक यहाँ पे आप कंप्लीट पाथ नहीं देते हैं, जैसे मान लेते मैंने बल्ब लगा दिया, तो क्योंकि मेरा ये कैपेसिटर चार्ज था, तो सीधी सी सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस बल्ब से होकर के इस तरीके से फिर से वापस में अपने डिफॉल्ट पोजिशन में पहुंच जाएंगे, और बल्ब मेरा ग्लो करता है एक इंस्टेंट के लिए, क्योंकि सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक साथ एक तरीके से जा रहे हैं। तो ये तो भाई मेरा वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे एक तरीके से कैपेसिटर काम करता है। और C के यानी आप चाहते हैं भाई मेरे को ज़्यादा चार्ज स्टोर करना, तो C को यानी कैपेसिटेंस को बढ़ाने क्या तरीका है, प्लेट के एरिया को बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए इसको, डबल कर देंगे तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जो था वो बढ़ जाएगा, समझ में आया। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसको कम कर दीजिए, कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा मेरा। तो पैरेलल में लगाने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन मतलब क्या होता है, एक का एंड सब, ठीक है, एक का एंड यहाँ पे है तो दूसरे का एंड यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया बैटरी लगा दिया भाई कोई भी, ये मेरा सोर्स है। आप समझिए, क्योंकि पैरेलल है तो जो वोल्टेज यहाँ मान लेते भाई 20 वोल्ट लगाया हम लोगों ने, तो 20 वोल्ट इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास, इसके पास भी है, समझ में आ रहा है। तो अब समझिए कि भाई क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, समझ में आया। इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबके पास सेम वोल्टेज है ना भाई, समझ में आया। तो सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक तरीके से आके फिर ये ऐसे यहाँ पे जमा होगा, क्योंकि बैटरी क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहाँ से खींच करके फिर यहाँ पे एक तरीके जमा करेगा, फिर यहाँ पे उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, है ना, समझ रहे, क्योंकि सबका पैरेलल भाई, वोल्टेज सबके पास 20-20 वोल्ट आएंगे। तो जो वोल्टेज का मतलब क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन, काम करने का ताकत कितना है इसके पास, तो सबके पास 20-20 वोल्ट है, यानी सबके पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब क्या, सबके पास से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास जमा होंगे, यानी सारे के सारे चार्ज हो जाएंगे भाई। क्लियर हो गया। अब ये चार्ज हो गया तो यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए। अब डिस्कनेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, आप मान लेते कोई लोड लगा देते हैं, अब लोड का मतलब कोई बल्ब ये सब लगा देते हैं भाई, तो सीधी सी बात है सर्किट कंप्लीट होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसी पाथ से, क्योंकि यही पाथ दिया गया है, समझ में, यही पाथ से होकर क्या होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, समझ में आया, और यहाँ से होकर के इसी लोड से होकर फिर सारे के सारे डिस्चार्ज होंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है भाई आपको, कि आप जितना ज़्यादा आप पैरेलल में कैपेसिटर लगाते चले जाएंगे, आपका भाई उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर के इस लोड से होकर के जाएगा, ठीक है। या फिर कहिए ना, या फिर कहिए जितना ज़्यादा आप यहाँ पे पैरेलल में लगाते चले जाएंगे, आप उतना ही ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पा रहे हैं ना भाई, क्योंकि सबके पास क्या है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबके पास 20 वोल्ट आ रहा है एक तरीके से। तो ये होता है कि भाई पैरेलल में अगर आप कैपेसिटर जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कीजिए, एक है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर मेरा डिवाइस है भाई, और इसका प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटेंस। क्लियर हुआ। और ये प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस मतलब क्या, स्टोर करने का, चार्ज को स्टोर करने का कितना ताकत है इसमें।
तो आप देख रहे हैं पैरेलल में जितना आप लगाएंगे आपका भाई यहाँ पे चार्ज स्टोर होते चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 माइक्रोफैराड का 4 कैपेसिटर लगा हुआ था, समझ में आया। तो एक लगाते भाई, अगर एक कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का होता, मान लेते हैं यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन निकले तो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जमा हो गए होंगे। अब यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं, तो इसमें अब क्या हुआ, यहाँ से भी 20, क्योंकि इसके पास भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर यहाँ पे 20 जमा हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 20 20 40 हो गए हैं। एक और जोड़ देते हैं, यहाँ से भी अब क्या होगा, 20 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होगा। यहाँ पे सोर्स लगा देते हैं, यहाँ पे सोर्स लगा दीजिए आप, मेरा सोर्स है 20 वोल्ट का। तो टोटल कितना है, 10 20 इसके पास 20 60 हो गए। एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 80, है ना, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं सबसे 20 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से निकाला जा रहा है ना। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 80 इलेक्ट्रॉन, यानी 80 नेगेटिव चार्ज मेरे पास जमा हो चुके हैं भाई। क्लियर हुआ, इसलिए हम लोग सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, यानी कैपेसिटेंस मेरा बढ़ गया, क्योंकि कैपेसिटेंस का मतलब ही है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। आप देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे मेरा चार्ज बढ़ते चला जा रहा है पैरेलल में कनेक्ट करने से। वही आप बोलिए सीरीज़ में भाई क्या होता है, सीरीज़ में आप समझिए, तो ये जोड़ दीजिए सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हम लोगों को पता है वोल्टेज डिवाइड हो जाता है भाई, ये मेरा 20 वोल्ट का है, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाए, इसके पास अलग वोल्टेज, इसके पास अलग वोल्टेज, है ना। तो सबके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा तो सीधी सी बात है अब इसके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, समझ में आया। इसलिए सीरीज में हम लोग क्या होता है कैपेसिटेंस 1 मतलब 1/C1 1/C2 इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो वही बोल रहा हूँ भाई कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू रट्टा मारने से। क्लियर हो गया। और ये सब कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं, सब कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। बेसिक इलेक्ट्रिकल में, वीके मैथा में, हर जगह आपका टाइम दे करके बताया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं भाई। 3 रेजिस्टेंस 5 ओम ईच आर कनेक्टेड इन स्टार। तो भाई स्टार में कनेक्टेड है। अब आपको बताना वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस आर। तो अगर डेल्टा में करें तो क्या होगा, तो देखिए भाई सिंपल सा तरीका है, इसको आप सीख लीजिए, जिंदगी भर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे पास भाई 2 कनेक्शन होता है 3 फेज के अंदर, एक है स्टार और दूसरा है डेल्टा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं मेरे पास स्टार में दिया हुआ है, अब स्टार मान लेते हैं इस तरीके का बना रहा हूं भाई, स्टार का मेरा इस तरीके का दिया हुआ है, मान लेते भाई ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस होंगे वो सेम वैल्यू के होंगे, ठीक है। 5 ओम 5 ओम 5 ओम या फिर आर 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 मान के चलिए इस तरीके से। तो स्टार में दिया हुआ था, आपसे पूछेगा डेल्टा बताइए, यानी इसको डेल्टा में लेके जाएंगे तो भाई डेल्टा में क्या होगा। अब डेल्टा ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये मान लेते भाई मेरा R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है। क्लियर हुआ, इसका वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो एक तो ये बनेगा कि भाई स्टार दिया हुआ है मेरा, ये मेरा नोन है, ये सब नोन है। अब मेरे को R1 R2 R3 का वैल्यू बताना है, ठीक है। और ये क्योंकि सबका वैल्यू R R R है ना, सबका वैल्यू सेम है, तो ये भी वैल्यू सब सेम ही होंगे, ये आपको बताना है। एक तो ये बताना होता है। एक है भाई आपका कि डेल्टा में दिया हुआ है, ये सारे के सारे दिए हुए होंगे। मान लेते हैं मेरा RA है, RB है और RC है, ये सब दिया हुआ है। आपको बोलेगा स्टार में बताने के लिए, स्टार में बताइए आप। अब बहुत सारे बोलेंगे 1/3 से डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई, यही तो मेन चीज़ है ना भाई कि कब डिवाइड करेंगे कब मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो भाई ये आपको बताना है, ठीक है। ये मान लेते हैं R1 है, R2 है, R3। तो जब भी आप कंफ्यूज हो भाई, ये 2 डायग्राम आप पहले बना ले, ठीक है। एक साइड में लिखें स्टार दिया हुआ है, तो स्टार में अंदर वाला ही बना देंगे, डेल्टा मेरे को बताना, तो डेल्टा का इस तरीके से बनाना, ठीक है। दूसरा हो सकता है भाई डेल्टा मेरा दिया हुआ है, तो डेल्टा का मैंने बना दिया और मेरे को स्टार पता करना। अब समझिए भाई हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कौन सा फार्मूला दिमाग में रखेंगे। ये सबसे ईजी है भाई, ये वाले फार्मूले में, क्योंकि भाई मेरा डेल्टा दिया हुआ था, स्टार चाहिए, तो स्टार मतलब कि R1 का वैल्यू मेरे को चाहिए। तो R1 का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो R1 जहां पे इसके दोनों साइड वाला RA इंटू RB मल्टीप्लाई हो जाता है, और बाकी का जो RA प्लस RB प्लस RC, ये इस तरीके से लिखा जाता है भाई।
ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला है, इजी फार्मूला है भाई, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि डेल्टा मेरा दिया हुआ था, मेरे को R1 का वैल्यू चाहिए R2 का, तो R1 चाहिए तो ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। R2 चाहिए तो दोनों साइड का जो रेजिस्टेंस है यानी RB इंटू RC मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से R3 चाहिए तो ये दोनों साइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? और क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं भाई RA RB RC सब बराबर है, ये सब बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या R इंटू R लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? सब बराबर है ना, ये सारे के सारे बराबर है, इनके जगह मैं लिख सकता हूँ R प्लस R, क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R, एक R से एक R खत्म हो जाए, क्या हो जाएगा R बटा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपके पास कोई डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है और इसमें रेजिस्टेंस अगर R है तो इसको स्टार में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा R बटा 3 हो जाएगा। बस ये टर्म दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। इसको नहीं छेड़ना भाई, इसमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या है, स्टार दिया हुआ था, डेल्टा चाहिए, तो R2 है ना, तो R2 के लिए फिर अब देखिए R2 चाहिए तो सामने सामने समझ में नहीं आएगा, है ना, तो इसे बेटर है ये वाला मेथड आप दिमाग में रखिएगा कि भाई इसको निकालना है तो दोनों आमने सामने रेजिस्टेंस देख रहे हैं, हाँ सही है, यही वाला मेथड हम लोग को यूज करके निकाल देना। तो अगर आप डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो R बटा 3 से मल्टीप्लाई यानी 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं R अगर डेल्टा में दिया हुआ है उसको स्टार में जाना भाई तो उसको 3 से भाग करते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि भाई ये 3 इंटू R डेल्टा हो जाएगा इक्वल टू R इंटू वाई। ये सब समझाने में इतना टाइम लगता है भाई। क्लियर हुआ? तो अब आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग का, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जो है 5-5 ओम के, ये स्टार में कनेक्टेड है। आपका इसका वैल्यू बताना है डेल्टा में। स्टार दिया हुआ था भाई, स्टार दिया हुआ था, स्टार दिया हुआ है, देखें स्टार का वैल्यू दिया हुआ है, आपको डेल्टा बताना। सीधी सी बात है, वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। क्या है 3 इंटू R डेल्टा इक्वल टू स्टार। स्टार का वैल्यू कितना था 5 था। एक मिनट भाई, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम ईच आर कनेक्टेड इन स्टार, स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। आपका ऐसा डेल्टा इक्विवेलेंट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आइए ना, डेल्टा में क्या हो जाएगा आपका, ये डेल्टा हो जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई स्टार, ठीक है। इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है 3 से मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे समझिए नहीं, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी आप देखिए हम लोग कहाँ गए भाई, डेल्टा से स्टार में गए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, हम लोग का स्टार में दिया हुआ है, हम लोग को डेल्टा में जाना। तो हम लोग डेल्टा से जब स्टार में जा रहे हैं, डेल्टा से जब स्टार में जा रहे हैं तो भाई 3 से भागा हो रहा है, तो वही स्टार से अगर हम डेल्टा में जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ पे 5 इंटू 3 करेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है भाई। यहां पे आपको बताना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो हम लोग पता है एल्युमिनियम एक मेटल है तो मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है भाई। कार्बन एक सेमीकंडक्टर है तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा। और मैग्नीन जो होता है भाई इसका अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, ठीक है ना। ओके, कार्बन का नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, एल्युमिनियम का पॉजिटिव हो जाएगा और मैग्नीन का भाई वेट, इसको पॉजिटिव कीजिए, कार्बन को नेगेटिव कीजिए और मैग्नीन को भाई नेग्लिजिबल स्मॉल कर दीजिए, ठीक है। कार्बन मेरा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा रेजिस्टेंस होता है घट जाता है। क्लियर हो गया? टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका कंडक्टिविटी बढ़ते चला जाता है, नहीं रेजिस्टिविटी घटता है, रेजिस्टेंस घटते चला जाता है। ये सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब क्या, आपका जैसे टेप हो गया भाई, इलेक्ट्रिक टेप, या फिर कहिए आपका ग्लास हो गया, रबर हो गया, माइका हो गया, या फिर कहिए आपका पोर्सिलीन हो गया, ये सब क्या इंसुलेशन है ना, जो हम लोग इंसुलेटर सब बनाने में यूज करते हैं भाई। तो इसमें बोला टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी घटता है। पूछा क्या यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ, तो सीधे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस का घटेगा भाई, डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है समझिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप समझना चाहते हैं भाई समझिए। हम लोग को पता है टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब क्या, ये मान लेते हैं मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन,
मतलब इसमें कितने 8 हो जाएंगे ना, और हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं भाई कौन सा मटेरियल लेके चले। मतलब कहना मतलब क्या ना भाई, इंसुलेटर क्या एक नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टिंग है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, क्लियर हुआ, फ्री नहीं रहते हैं इसमें। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्योंकि इंसुलेटर की बात है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसका मतलब क्या, सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑर्बिट में बैठे होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, क्लियर हुआ। तो अब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगे, थरथराएगा भाई, क्योंकि आप इसको थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से इसको एनर्जी दे रहे हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या, टेम्परेचर का मतलब होता है भाई रेडिएशन, क्लियर हुआ, रेडिएशंस। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग का फिलामेंट लैंप है भाई, तो फिलामेंट लैंप का तो क्या, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, उसके चलते क्या होता है, वो लाइट रेडिएट करने लगता है। तो रेडिएशन, और रेडिएशन का मतलब क्या भाई, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव होते हैं। वो वेव के पास क्या होता है, अपना फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है एनर्जी के ऊपर। एनर्जी प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर भाई, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी होता है। तो समझिए टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या, बाहर से इसको क्या कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ EMR वेव दे रहे हैं, और EMR मतलब किसका, अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब इसके पास एनर्जी है, तो वो एनर्जी गेन कर क्या करता है, ओवर एक्साइटेड नहीं, ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकल के जंप कर जाएगा। तो वही है, जैसे ही जंप करेगा क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन बनने मतलब क्या, ये कंडक्टर बन गया भाई। तो यही है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हम लोग घटता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेस द लीस्ट रेजिस्टिविटी, सबसे कम किसका होगा रेजिस्टिविटी भाई, रेजिस्टिविटी मतलब रो की बात हो रही है, तो कॉपर का होता है सबसे कम, इसलिए इसको गुड कंडक्टर बोलते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का। हम लोग पास एक वायर है A और B ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए भाई, बट ऑफ डिफरेंट लेंथ, दोनों का लेंथ अलग अलग है, एक का L है तो दूसरे का 2L है, रेडियस भी आपका अलग अलग है, एक का R है तो दूसरा 2R है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे अब ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया भाई, रेशियो पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यानी रो का, और हम लोगों को पता है कि दोनों सेम मटेरियल है, दोनों सेम मटेरियल के बने, इसका मतलब क्या, दोनों का सेम रेजिस्टिविटी होगा भाई, क्लियर हुआ। तो दोनों के केस में सेम रेजिस्टिविटी यानी क्या हो जाएगा, 1:1। इस क्वेश्चन में जान ही नहीं था। तो वही है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, यानी पूरा का पूरा आपका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को जज किया जाता है भाई, कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है। तो इसी तरीके से भाई हम लोग आगे के सेशन को भी कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट सेशन से भाई हम लोग थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, 20 या 25 क्वेश्चन लेकर के हम लोग चलेंगे।